इंग्लैंड का अस्तित्व ऐसा है जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है और बहुत कम देखा जाता है। ये ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के विकास के अस्पष्ट इतिहास के कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी इन संघों के गठन के लिए इंग्लैंड का अस्तित्व पहले से ही होना चाहिए, और ये वास्तव में 927 ईस्वी से अस्तित्व में है। तो इंग्लैंड का निर्माण कैसे हुआ? अंग्रेज़ों से पहले इस भूमि पर किसने दावा किया था? और यह वह राष्ट्र कैसे बना जिसे हम आज जानते हैं? जैसे ही रोमन साम्राज्य ब्रिटिश द्वीपों से खत्म होने लगा, आधुनिक इंग्लैंड का क्षेत्र शुरू हुआ एंग्लो सैक्सन जर्मनिक जनजातियों से प्रवास की लहर देखने के लिए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रोमनों के चले जाने के बाद मूल ब्रिटानियों पर पास के पिक्ट्स और स्कॉट्स का हमला हुआ, और बाद में उन्होंने इनमें से कुछ एंग्लो सैक्सन का इस उम्मीद में स्वागत किया कि वे अन्य आक्रमणकारियों को बाहर कर देंगे। जर्मन लोग स्कॉट्स और पिक्ट्स दोनों को निष्कासित करने में सफल रहे, लेकिन फिर उन्होंने मूल ब्रिटानियों पर हमला कर दिया और 7वीं शताब्दी की शुरुआत तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नए एंग्लो सैक्सन शासकों ने तब ब्रिटिश मुख्य भूमि पर एसेक्स, केंट, एससेक्स, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, नॉर्थ उम्ब्रिया और वेसेक्स के राज्यों को स्थापित किया। इन राज्यों में अगली कुछ शताब्दियों में क्या हुआ, इसके बहुत कम रिकॉर्ड हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब एंग्लो सैक्सन को अपने ही आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ेगा। 753 में एक वाइकिंग सेना लिंडिसफर ने मठ पर उतरी और पवित्र भवन पर छापा मारा। उनकी हिंसा और अनादर ने एंग्लो सैक्सन को स्तब्ध कर दिया, जो इन वाइकिंग्स के लिए तैयार नहीं थे। 870 के अंत तक ईस्ट एंग्लिया डेनिश आक्रमणकारियों के हाथों गिर गया और केवल 4 साल बाद मर्सिया खो गया। जैसे ही वाइकिंग्स ने 875 में नॉर्थम्ब्रिया पर कब्जा कर लिया, वेसेक्स एंग्लो सैक्सन अधिकार के तहत एकमात्र शेष प्रमुख राज्य था। जब वेसेक्स के वर्तमान राजा एथेलरेड की मृत्यु हो गई, तो उनके छोटे भाई अल्फ्रेड को उनके राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए छोड़ दिया गया। सबसे पहले उसने वाइकिंग हमलावरों को भुगतान करके ऐसा किया, जब तक कि वह अंततः उनके खिलाफ सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हो गया। इसकी परिणति एडिंगटन की लड़ाई में हुई, जिसने डेन को पूरी तरह से परास्त कर दिया और वेसेक्स पर कब्जा करने के उनके प्रयास समाप्त हो गए। लगभग उसी समय मर्सिया में शक्ति शून्यता के परिणाम स्वरूप राजा अल्फ्रेड को भी राज्य पर नियंत्रण प्राप्त हो गया, और एक नए राजा की स्थापना के बजाय उन्होंने एक ईल्डोर्मन को प्रभारी नियुक्त किया। यह रईस राजा अल्फ्रेड को स्वयं जवाब देगा और वेसेक्स के राजा को अब दोनों क्षेत्रों में अंतिम प्राधिकारी के रूप में रखेगा। हालांकि मर्सिया का एक हिस्सा वाइकिंग्स को सौंप दिया जाएगा। 911 में वेसेक्स के राजा और मर्सिया के समकालीन नेता की मृत्यु के बाद एडवर्ड द एल्डर और एथेल फ्लॉड प्रत्येक संबंधित उत्तराधिकारी बन गए। साथ में इन नए शासकों ने पड़ोसी डेनल्लो पर पहले से ही डाले गए दबाव को बढ़ाना शुरू कर दिया, और उन दोनों ने अपने क्षेत्रों को और बढ़ाने के लिए काम किया। 907 में एथेल फ्लॉड ने उत्तर में अपनी भूमि का विस्तार किया और एडवर्ड पूरे पूर्वी एंग्लिया को अपने राज्य में शामिल करने में सक्षम हो गया। जैसे जैसे एथेल फ्लॉड विस्तार के साथ आगे बढ़ा, वो मेर्शियन क्षेत्र को यॉर्क तक विस्तारित करने में कामयाब रही, जहां स्थानीय लोगों ने फैसला किया कि लड़ाई के बजाय उसके प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करना सबसे अच्छा होगा। हालांकि एथेल फ्लॉड की जल्द ही मृत्यु हो गई, उसकी बेटी अल्फविन को उसकी जगह लेनी थी और वर्तमान पाठ्यक्रम पर जारी रखना था। अप्रत्याशित रूप से, हालांकि मर्सिया के लोगों ने तुरंत अपने नए नेता को बाहर कर दिया और गलती से वेसेक्स के राजा एडवर्ड के लिए कुछ ही समय बाद पूरे मर्सिया पर कब्जा करने का सही अवसर पैदा कर दिया। 618 में एंग्लो सैक्सन डेनलॉ क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे अपने लिए अधिक से अधिक भूमि प्राप्त की। 964 में एडवर्ड की मृत्यु के समय तक एंग्लो सैक्सन के सभी नए अधिग्रहित पड़ोसियों ने राजा के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी। इसने एंग्लो सैक्सन को एक आश्वस्त स्थिति में ला दिया, क्योंकि एडवर्ड के बेटे एथेल्स्टन ने राज्य पर कब्जा कर लिया। लगभग इसी समय एथेल्स्टन की बहन स्थानीय वाइकिंग शासक सिएट्रिक से शादी करेगी, जिसने अभी भी नॉर्थम्ब्रिया को नियंत्रित किया था। एथेल्स्टन आगे बढ़े और अंततः यॉर्क साम्राज्य को अपने अधीन लाने में सफल रहे, क्योंकि उनकी बहन के पति का निधन हो गया था। इसने नॉर्थम्ब्रिया को कब्जे में ले लिया और राजा ने तेजी से इसे अपने राज्य के एक हिस्से के रूप में समेकित कर लिया। ये आमतौर पर वह समय है जब अधिकांश इतिहासकार इंग्लैंड के साम्राज्य को निर्मित मानते हैं, लेकिन स्थिति इतनी सरल नहीं थी। एथेल्स्टन ने अपने राज्य का विस्तार करने की पूरी कोशिश नहीं की थी, हालांकि वह इस बिंदु पर खुद को
अंग्रेज़ों का राजा कहता था, लेकिन यह अभी भी वैसा नहीं था जैसा कि हम आज इंग्लैंड के रूप में जानते हैं। 937 में एथिलस्टन ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण को यह देखने का मौका देने का फैसला किया कि क्या वह आगे भी अपने अधिकार तक पहुंच सकता है। स्कॉटलैंड साम्राज्य, या जैसा कि उस समय जाना जाता था, अल्बा, अंग्रेज़ी के खिलाफ नुकसान में था और इसलिए उसने अन्य शेष संप्रभु राज्यों से सहायता की अपील की। इसने कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय, अल्बा के राजा ओलाफ गुथफ्रिद बेटे, डबलिन के राजा और ओवेन स्ट्रैथक्लाइड के राजा के बीच गठबंधन को प्रेरित किया। राजा ओलाफ के नेतृत्व में गठबंधन को ब्रुनानबुरह की शानदार लड़ाई में अंग्रेज़ों का सामना करना पड़ा। हालांकि यह अज्ञात है कि यह लड़ाई कहाँ हुई थी। यह निश्चित है कि अंग्रेज़ी आक्रमणकारियों ने गठबंधन को बुरी तरह कुचल दिया था। दोनों पक्षों में हताहतों की संख्या अत्यधिक थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि एथिलस्टन और अंग्रेज़ विजेता थे। चुनने कई लोगों का मानना है कि इस संघर्ष ने वास्तव में इंग्लैंड की एकता को मजबूत किया होगा और अंग्रेज़ी लोगों के बीच राष्ट्रवाद और गौरव की एक नई भावना जगाई होगी। बहरहाल, इसके परिणाम स्वरूप न तो अल्बा और न ही स्ट्रैथक्लाइड को इंग्लैंड के साम्राज्य में शामिल किया गया, क्योंकि दोनों स्वतंत्र रहे। दूसरी ओर, इंग्लैंड को ऐसा करने की अपनी क्षमता साबित करनी होगी। वाइकिंग्स, हालांकि अस्थायी रूप से हार गए, 10वीं शताब्दी के अंत में युवा साम्राज्य में लौट आएंगे। 929 में एथिलस्टन की मृत्यु के बाद डबलिन के पहले पराजित राजा, जो एक वाइकिंग शासक था, ने इंग्लैंड की अस्थायी अस्थिरता का तत्काल लाभ उठाया। जबकि राजा एथिलस्टन के सौतेले भाई एडमंड ने अंग्रेजी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, राजा ओलाफ ने उन कुछ ज़मीनों पर फिर से कब्जा करने के लिए झपट्टा मारा जो कभी वाइकिंग के हाथों में थीं। यॉर्क पर तुरंत कब्जा कर लिया गया और नॉर्थम्ब्रिया और मर्सिया का एक बड़ा हिस्सा भी ले लिया गया, क्योंकि उसने अंग्रेज़ों को इस विलय को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। विडंबना यह है कि जब 941 में ओलाफ की मृत्यु हो गई और उसका चचेरा भाई, जिसका नाम भी वही था, उसके उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर आसीन हो रहा था, इंग्लैंड के एडमंड ने आक्रमण के लिए वाइकिंग्स को वापस भुगतान करने के मौके का लाभ उठाया। अगले वर्ष कब्जा की गई भूमि का मध्य भाग अंग्रेज़ों द्वारा वापस ले लिया गया और केवल 2 और वर्षों में वाइकिंग्स को पूरी तरह से नॉर्थम्ब्रिया से बाहर धकेल दिया गया। इसने अनिवार्य रूप से इंग्लैंड को फिर से एकजुट किया, क्योंकि अब पूरा क्षेत्र एडमंड के नियंत्रण में था। अपने पूर्वजों की तरह महत्वाकांक्षी एडमंड ने अगली बार स्ट्रैथक्लाइड पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण के अंत तक केवल इसके कुछ दक्षिणी क्षेत्रों पर ही कब्जा कर लिया। इंग्लैंड में शामिल होने के विरोध में बाकी हिस्सा स्कॉटलैंड के राजा मेलकम प्रथम को दे दिया गया। एक बार फिर ऐसा प्रतीत हुआ मानो इंग्लैंड के साम्राज्य ने कुछ स्थिरता स्थापित कर ली है, लेकिन यह एक बार फिर अल्पकालिक था। 989 में एडमंड की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई, जिससे उनके छोटे भाई एड्रेड को इंग्लैंड का राजा बना दिया गया। अगले वर्ष नॉर्वे के एरिक ब्लडैक्स ने हाल ही में पुनः शामिल किए गए नॉर्थम्ब्रिया पर हमला किया और कब्जा कर लिया, जिससे पूरे द्वीपों में नॉर्थम्ब्रिया का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर लगभग एक दशक तक संघर्ष चला। अंततः अंग्रेज राजा एक बार फिर और स्थायी रूप से इंग्लैंड की ओर से क्षेत्र पर पुनः कब्जा करने में सक्षम हो गया। इस जीत के बाद उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनका शासन समाप्त हो गया और उनके युवा भतीजे एडविग अस्थायी रूप से उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन जल्दी ही उनके भाई एडगर के पक्ष में उन्हें पदच्युत कर दिया गया। हालांकि यह केवल एक आंशिक बयान था, जिसका अर्थ था कि एडविग अभी भी राज्य के एक छोटे हिस्से को सह शासक के रूप में रखेगा। इस निर्णय के 2 वर्ष बाद ही जब एडविग की मृत्यु हो गई, तो एडगर ने पूरे इंग्लैंड पर अधिकार कर लिया। राजा एडगर, जिन्हें एडगर द पीसफुल के नाम से जाना जाता है, के शासनकाल में अंततः अंग्रेजी राज्य की वास्तविक नींव स्थापित की जा सकी। कई सुधार पारित किए गए और आबादी के डेनिश हिस्से की किसी भी नाराज़गी से बचने की उम्मीद में डेनलॉ में मौजूद बड़ी संख्या में प्रणालियों और कानूनों को वास्तव में बरकरार रखा गया। शांति, एकता और व्यवस्था एडगर के लगभग 2 दशक लंबे शासन के स्तंभ थे और उनके काम ने इंग्लैंड के युवा साम्राज्य की एकता को पूरी तरह से मजबूत करने में मदद की। इंग्लैंड का अंतिम गठन एक लंबी और अस्थिर प्रक्रिया थी। इस क्षेत्र में एंग्लो सैक्सन के प्रारंभिक आप्रवासन से लेकर उनके पहले राज्यों की स्थापना तक, वाइकिंग्स के आक्रमण और शासन तक विस्तार करते हुए, ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि एंग्लो सैक्सन ने
डेनलो से क्षेत्र को जब्त करना शुरू नहीं कर दिया। आधुनिक इंग्लैंड देखा जा सकता है। जीतने जीतने फिर से जीतने आदि की एक श्रृंखला के बाद एंग्लो सैक्सन ने अंततः पूरे इंग्लैंड में मौजूदा राज्यों को एकजुट किया। वहाँ से ये केवल ठोस सीमाएं स्थापित करने, अपने राज्य को भौतिक रूप से ठोस बनाए रखने के लिए अपने कब्जे वाले क्षेत्र को बनाए रखने, और अंततः शांतिपूर्ण एडगर के शासन के तहत, जिसे हम अब जानते हैं, उसके मूलभूत कानूनों और संरचनाओं का निर्माण करने का मामला था। इंग्लैंड का साम्राज्य या राष्ट्र